हैप्पी मॉर्निंग। आज 24/12/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार दरोगा प्लस बीपीएससी टीयर अन्य सभी वनडे एग्जाम के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, 1 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय प्राग इतिहास का पिता, भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट को। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट को भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। किसे? भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट को। ये भी क्वेश्चन क्विज में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा है? नगरीय। उत्तर वैदिक समाज कृषक। उत्तर वैदिक समाज कैसा है? कृषक हो जाएगा। ऋग वैदिक समाज चारागाह हो जाएगा। ऋग वैदिक समाज चारागाह। और मध्यकाल क्या हो जाएगा? जमींदारी। मध्यकाल कैसा हो जाएगा? जमींदारी। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 नंबर सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय, उत्तर वैदिक समाज कृषक, ऋग वैदिक समाज चारागाह और मध्यकाल जमींदार। ठीक है, जमींदारी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। करा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हो जाएंगे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव। इसी को कहता है आदिनाथ। ये एक ही है क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हो जाएगा? ऋषभदेव, आदिनाथ। ये दोनों एक ही है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर पूरा ऋषभनाथ कहिए या आदिनाथ, इसी का नाम है। एक ही क्वेश्चन है। और इसका चिन्ह क्या है? बैल। इसका क्या है? चिन्ह बैल। और महावीर जो है कि 24वें है। महावीर 24वें हो जाएगा। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर हो जाएगा। तो महावीर सिंह से संबंधित है। महावीर का चिन्ह क्या है? सिंह। और पार्श्वनाथ का सर्प। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर है। महावीर 24वें तीर्थकर है। आदि और ऋषभदेव एक ही का नाम है। ये दोनों एक ही हो जाएगा। आदि और ऋषभदेव ये किस संबंधित? बैल से। और प्रथम तीर्थकर जैन धर्म का ये एक ही है। आदि श्री ऋषभदेव कहिए या आदिनाथ के, एक ही का नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एरन अभिलेख का संबंध किस काल से था? एरन अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त के काल से है। एरन अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त के काल से है। एरन अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त के काल से है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह किस ग्रंथ में वर्णित है? ये गीता के ग्रंथ में वर्णित है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह किस ग्रंथ में वर्णित है? ये गीता के ग्रंथ में वर्णित है, गीता में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान कौन था? महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान कौन था? यह था अल-बरूनी। कौन था? अल-बरूनी। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान कौन था? अल-बरूनी था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे? हुमायूं। वह मुगल शासक कौन था जिसने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए? तो हुमायूं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? शंकरदेव ने। किसने किया? शंकरदेव ने। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? शंकरदेव ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कलकत्ता शहर के संस्थापक कौन है? जॉब चार्नॉक। कलकत्ता शहर के संस्थापक कौन है? जॉब चार्नॉक। कलकत्ता शहर के संस्थापक कौन है? जॉब चार्नॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप लोग देख लीजिए, ये इलाहाबाद की संधि
टीपू सुल्तान और किसके वर्ग टीपू सुल्तान का इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? इलाहाबाद की संधि 1765 में। याद करें, इलाहाबाद की संधि 1765 में। टीपू सुल्तान का दिवंगत मतलब मृत्यु कब हुआ था? 1799 में। टीपू सुल्तान का दिवंगत मृत्यु 1799 में। और ईस्ट इंडिया को बंगाल की दीवानी कब दी गई? ये दिया था 1765 में ही। कब दिया? 1765 में ही। पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? 1632 में। ठीक है, तो ऑप्शन ऐसे नहीं देता है, लेकिन यहाँ क्विज में फंसाने के लिए ऐसा देता है, लेकिन ऐसे ऑप्शन एग्जाम में नहीं रहता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत में किस क्षेत्र में किस अंग्रेज के समय प्रथम जनगणना हुई थी? भारत में किस अंग्रेज के समय में प्रथम जनगणना हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय। प्रथम जनगणना किसके समय हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख साम्राज्य का संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह को सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस संघ के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई है? ये हुआ है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के तहत 1765 में 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुआ था। 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुआ था। ठीक है, उसी में अंग्रेज को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी इलाहाबाद की संधि के समय में 16 अगस्त 1765 को। क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे। करा कि 1857 की शांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ में 10 मई से प्रारंभ हुई थी। 10 मई से मेरठ से 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से 10 मई से। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? कौन हो जाएगा? पायनियर। किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? पायनियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बाल हत्या निरोधक कानून किस वर्ष बेलेजली के द्वारा निर्मित किया गया था? बाल हत्या निरोधक कानून किस वर्ष बेलेजली के द्वारा निर्मित किया गया था? यह 1804 में बाल हत्या निरोधक कानून बेलेजली के द्वारा निर्मित किया गया था 1804 में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 18 पर आएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध कब? 1939 1945 के बीच हुआ था। 1939 में स्टार्ट हुआ तो 1945 में ख़त्म हुआ। तो किसके बीच उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा किस देश की क्रांति का आदर्श वाक्य है? किसका है आदर्श वाक्य? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा किस देश की क्रांति का आदर्श वाक्य है? ये विंस्टन चर्चिल, सॉरी किसका है? ये हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति का। किसका है? फ्रांसीसी क्रांति का हो जाएगा 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा फ्रांस की क्रांति का है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा किस देश की क्रांति का आदर्श वाक्य है? फ्रांसीसी क्रांति का। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में, ये भी याद रखेंगे। और रूसी क्रांति 1917 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में और रूसी क्रांति 1917 में, ये भी याद रखेंगे। और अमेरिकी क्रांति 9 अप्रैल 1975 से स्टार्ट हुआ था और 30 सितंबर 1983 को समाप्त हुआ था। समाप्ति जो हुआ था पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था अमेरिकी क्रांति। पेरिस के संधि के तहत अमेरिकी क्रांति समाप्त हुआ था
1783 में, ये भी याद रखेंगे। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा किस देश की क्रांति का आदर्श वाक्य? फ्रांसीसी क्रांति का। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मानववाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? मानववाद का संस्थापक पेट्रोक को कहा जाता है। मानववाद का संस्थापक, बहुत क्वेश्चन पूछता है ये क्विज में। मानववाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? पेट्रोक को। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पंचशील समझौता कब हुआ था? तो पंचशील समझौता 20 नहीं या 29 अप्रैल होगा। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील समझौता कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच। पंचशील समझौता किसके किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को। ये क्वेश्चन आप देखेंगे 29 अप्रैल है, 20 अप्रैल नहीं है, 29 अप्रैल 1954 को। और पंचशील समझौता कब तक चला था? 1954 से 1960 तक चला था। ठीक है, प्रभावी रहा था। 1954 से 1960 तक प्रभावी रहा था। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। क्वेश्चन नंबर 22 पर आएंगे। करा भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस राज्य में नहीं गुजरती? किस राज्य में नहीं गुजरती है? ये महाराष्ट्र राज्य में नहीं गुजरती। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में नहीं गुजरती है। भारत मानक समय रेखा 82.5 डिग्री महाराष्ट्र राज्य से नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश ये सबसे गुजरता है, महाराष्ट्र राज्य से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं। ये हो जाएगा कन्याकुमारी। कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में। भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, कन्याकुमारी में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में चुने। तो पहले क्या आ जाएगा? धौलावीरा, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। धौलावीरा, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम हो जाएगा। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से, दक्षिण यानी नीचे से उत्तर तक, ऊपर की तरफ। तो धौलाधर हो जाएगा दक्षिण में, उससे ऊपर जास्कर, उससे ऊपर लद्दाख, सबसे ऊपर काराकोरम, ही उत्तर में काराकोरम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है? ये हो जाएगा मेघालय में। कहाँ है? स्त्री पुरुष के शिक्षा में सबसे कम अंतर कहाँ है? मेघालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा हो जाएगा? किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक क्या हो जाएगा? अक्षांशीय अवस्थिति। क्या हो जाएगा? अक्षांशीय अवस्थिति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण FSI, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना हुई। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना जून 1981 में हुआ। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना जून 1981 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारत का रामसर स्थल में से एक कांवर झील किस राज्य में अवस्थित है? कांवर झील बिहार के बेगूसराय में है। भारत का रामसर स्थल यूनेस्को सूची में भी शामिल किया गया है इसको। भारत का रामसर स्थल में जो एक कांवर झील जो कि बेगूसराय में स्थित है, बिहार के बेगूसराय में स्थित। कहाँ है? बिहार के बेगूसराय में कांवर झील स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आएंगे। करा पंचेश्वर परियोजना, पंचेश्वर परियोजना भारत और नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। पंचेश्वर परियोजना किसका है? भारत और नेपाल। पंचेश्वर परियोजना भारत और नेपाल, यह संयुक्त उपक्रम है, सही है। यह तीस्ता नदी पर निर्माणाधीन है? नहीं, तीस्ता नदी नहीं, ये हो जाएगा काली नदी। क्या हो जाएगा? काली नदी, जिसे बिहार में शारदा नदी के नाम से भी जाने जाते हैं, काली। तो ये क्या? तीस्ता नहीं, काली नदी हो जाएगा, तब ये सही हो जाएगा। तो यही कह रहा है, यही गलत, ऑप्शन बी जो कि गलत है। भारत तथा नेपाल द्वारा वर्ष 1996 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया, ये भी सही है। भारत और नेपाल द्वारा एक संधि हुआ 1996 में, एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, ये भी सही है। वर्ष 2023 में अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट विद्युत के निर्यात के लिए द्विपक्षीय समझौता हुआ, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन 2 गलत है, बाकी बात सभी सही है। ये 2 गलत है, ये सही है। 1 3 4, 1 3 4 ऑप्शन बी सही हो जाएगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्न में से
झूम किस राज्य का एक कृषि प्रकार नहीं है? झूम जो है कि एक कृषि का प्रकार नहीं है, किस राज्य का? तो झारखंड का कृषि का प्रकार नहीं है। मिजोरम, उत्तर पूर्वी असम, ये सब झूम की कृषि होती है। झारखंड में झूम की खेती नहीं होती है, खेती नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आएंगे। करा भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन स्टेट बेंगलोर को, यानी कर्नाटक बेंगलोर को जाना जाता है। सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक बेंगलोर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आएंगे। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? शुक्र और मंगल के बीच पृथ्वी है। पृथ्वी, शुक्र और मंगल के बीच कौन सा ग्रह? पृथ्वी। पृथ्वी किसके किसके बीच है? शुक्र और मंगल के बीच पृथ्वी है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्न में से प्रधान मध्याह्न रेखा किस देश अथवा जल निकाय से होकर गुजरती है? निम्न में से प्रधान मध्याह्न रेखा किस देश अथवा जल निकाय से होकर गुजरती है? ये हो जाएगा अल्जीरिया। किससे? अल्जीरिया से। निम्न में से प्रधान मध्याह्न रेखा किस देश अथवा जल निकायों से होकर गुजरती है? तो अल्जीरिया से। प्रधान मध्याह्न रेखा किस देश अथवा जल निकायों से होकर गुजरती है? अल्जीरिया। प्रधान मध्याह्न रेखा किस देश अथवा जल निकायों से होकर गुजरती है? तो अल्जीरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, शीतोष्ण घास मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण घास मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जाना जाता है? स्टेपीज के नाम से। यूरेशिया में स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा। पियरी उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा। सवाना ये हो जाएगा, सवाना कहाँ का हो जाएगा? सवाना जो हो जाएगा, सवाना अफ्रीका का। सवाना कहाँ किसका हो जाएगा? अफ्रीका का। इस तरह से 34 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो शीतोष्ण घास मैदान की यूरेशिया में किस नाम से जाना जाता है? तो स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। औसत कथन का चयन करने के लिए बोला जाता है। देश, राजधानी और मुद्रा। मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा रुपया। सही है। पूर्वी तिमोर का दिल्ली, पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली, मुद्रा रुपया। और इराक का राजधानी दिनार, नहीं, इराक का राजधानी होता है बगदाद। इराक का राजधानी बगदाद, मुद्रा दिनार होता है। ये जस्ट उल्टा है, ठीक है। क्या है? उल्टा है। यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। दिनार तो दीर्घी का होता है, आरसी का लिखा है। तो क्या हो जाएगा? इराक की राजधानी बगदाद, मुद्रा दिनार हो जाएगा। तो यही गलत था। और यमन की राजधानी सना, यमन की राजधानी सना, मुद्रा रियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, दक्षिणी एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? दक्षिणी एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश पाकिस्तान है। कौन है? दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन हो जाएगा? पाकिस्तान। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन हो जाएगा? जब पाकिस्तान। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के आधार पर भूमध्य सागरीय जलवायु का कूट क्या है? तो ये हो जाएगा, कूट क्या हो जाएगा? CS। करेक्ट। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के आधार पर भूमध्य सागरीय जलवायु का कूट क्या है? CS। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्न में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। तो मृदा क्या है? मृदा जो है कि नहीं है। जैविक और अजैविक में 23 तारीख का वीडियो में देखेंगे तो बताया गया सही से। जैविक में जो जीव आते हैं उसे जैविक कहते हैं, और अजैविक में जो निर्जीव वस्तु उसे अजैविक कहा जाता है। तो यहाँ जैविक पूछा है तो पुष्प, कीट, ये मेढक, ये सब जीव है, तो ये जैविक में। और मृदा क्या? अजैविक है। तो ये पूछा है तो घटक नहीं है पूछा, तो मृदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 पर आएंगे। स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा का कितना % ग्रहण किया जाता है? स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा का कितना % ग्रहण किया जाता है? 1%। कितना %? 1% ग्रहण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, रोबस्ता किस उत्पादन की एक प्रजाति? रोबस्ता किस उत्पादन की एक प्रजाति है? ये हो जाएगा रोबस्ता कॉफ़ी का। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है कॉफ़ी का उत्पादन। तो रोबस्ता किस उत्पादन की एक प्रजाति है? तो कॉफ़ी का। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए,
एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के नियत त्वरण से गति करती है, ठीक है। इसका प्रारंभिक वेग 3 मीटर प्रति सेकंड है, तो 70 मीटर की यात्रा के बाद इसका वेग क्या होगा? तो इसका वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग देखिए, प्रारंभिक वेग u बराबर हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद हो जाएगा त्वरण, a का मान हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद दूरी s बराबर दिया हुआ है v, यानी दूरी निकालने के लिए दूरी दिया है 70 मीटर, यानी s कितना दिया है? 70 मीटर, सॉरी s 70 मीटर दिया है और v निकालना है, ठीक है। v बराबर वाट, तो और अंतिम वेग हो गया v। तो गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इस पे बैठा देंगे तो u का मान हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है, गुना 2, a का मान हो जाएगा 4 और s का मान हो जाएगा 70, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9 इंटू 5, ये 4 दूना 8, 8 7 56, 560 और 9 6 54, ठीक है। ये प्लस यहाँ पे, ठीक है, प्लस हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, यहाँ प्लस हो जाएगा तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 569, तो ये v स्क्वायर इधर रूट कर देंगे तो 569 का वर्गमूल लगभग 23.85 होगा, तो लगभग 24 आंसर इसका हो जाएगा, 24 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 24 मीटर प्रति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, घनत्व की विमा क्या है? m1l-3 T0, यही हो जाएगा घनत्व का विमा m1l-3 T0, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पर आएंगे। कहता है जब एक वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता के अंश से परे रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? तो एफ और सी के बीच प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? अवतल दर्पण में एफ और फोकस और केंद्र के बीच हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 पर आएंगे। एक लंबे चालक तार पर विचार करें जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है, सही हो जाएगा। यदि विद्युत धारा को उलट दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट जाती है, ये भी सही हो जाएगा। जैसे जैसे चालक तार से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र घटता जाता है, ये भी सही हो जाएगा। 1 2 3 सभी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, एक तरल पदार्थ जो कॉर्निया और लेंस के बीच होता है, जो आँखों को ठीक से काम करने में मदद करता है, उसे कहते हैं जलीय द्रव। एक तरल पदार्थ जो कॉर्निया और लेंस के बीच होता है, जो आँखों को ठीक से काम करने में मदद करता है, वह जलीय द्रव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, गुरुत्वीय त्वरण को दर्शाता है जी से, और सर्वात्रिक कहेगा तो तब हो जाएगा बड़ी जी, सर्वात्रिक। यहाँ का है गुरुत्वीय त्वरण जी, इसका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बड़ी जी का मान होता है 6.674 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये भी याद रखेंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण को दर्शाया जाता है छोटी जी से, और सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण को जी से, बड़ी जी से दर्शाया जाता है। इसका मान होता है 6.674 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 पर आएंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। दाब बढ़ने पर ताप घटने से गैस का द्रवीकृत हो सकती है, सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को उच्च दाब में संग्रहित किया जा सकता है, ये भी सही है। यानी 1 और 2 दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कौन से प्रबल अम्ल के उदाहरण है? प्रबल अम्ल, कौन से प्रबल बल के उदाहरण है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन प्रबल अम्ल के उदाहरण है? हाइड्रोक्लोरिक HCl है प्रबल
अम्ल। कौन है प्रबलवन? HCl। क्वेश्चन 49 देखिए, निम्न में कौन सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? सर्वाधिक अभिक्रियाशील है मैग्नीशियम। निम्न में कौन सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो मैग्नीशियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, दिए गए प्रतीक चिन्ह को पहचाने। ओ है तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ओ क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 51 पर आएंगे। सिनेबार किसका आयक था? पारा का। पारा मरकरी का। सिनेबार पारा एक्स मरकरी का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, टूटी हड्डी को जोड़ने में चिकित्सक द्वारा किस रसायन पदार्थ का उपयोग किया जाता है? हेमीहाइड्रेट। याद रखें, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, CO2 प्लस CaOH का होल 2, इसका क्या हो जाएगा संतुलन? CaCO3 प्लस H2O। CaCO3 प्लस H2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पर आएंगे। कुत्ते से डर लगना क्या कहलाता है? कुत्ते से डर लगना कहलाता है साइनोफोबिया हो जाएगा। कुत्ता से डर लगेगा तो साइनोफोबिया हो जाएगा। कुत्ते से डर लगना क्या कहलाता है? साइनोफोबिया। कुत्ते से डर लगना साइनोफोबिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, पोषण के उस प्रकार का नाम बताइए जिसमें जीव मृत और सड़ते हुए पदार्थ से पोषण तत्व प्राप्त या ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? मृतपोषी। उसे क्या कहते हैं? मृतपोषी कहा जाता है। पोषण के उस प्रकार का नाम बताइए जिसमें जीव मृत और सड़ते हुए पदार्थ से पोषण तत्व प्राप्त या ग्रहण करता है, उसे मृत जीवी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, किस विटामिन में यस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? किस विटामिन में यस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? किस विटामिन? विटामिन बी में। किस विटामिन में यस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन बी में। क्वेश्चन नंबर 57 पर आएंगे। खाद्य पदार्थ के चरण का क्रम को सजाएं। खाद्य पदार्थ के चरण को सजना, अंतर्ग्रहण करेंगे, उसके बाद पाचन होगा, उसके बाद अपशोषण होगा, उसके बाद स्वांगीकरण होगा, उसके बाद मल त्याग। लास्ट में मल त्याग होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 तक, रक्त समूह की खोज किसने किया था? रक्त समूह की खोज क्या था? रक्त समूह की खोज रक्त समूह कॉल्ड लेड स्टीनर ने। लेड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लेड स्टीनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कौन सा प्रोटिस्टा जगत का प्राणी है? अमीबा। कौन प्रोटिस्टा जगत का प्राणी है? अमीबा प्रोटिस्टा जगत का प्राणी है, अमीबा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, नर युग्मकों का मादा जननांग क्षेत्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? नर युग्मकों का मादा जननांग क्षेत्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? कहलाता है वरीय रोपण। क्या कहलाता है? वरीय रोपण। नर युग्मकों का मादा जननांग क्षेत्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? वरीय रोपण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 61 पर आएंगे। गगनयान मिशन हेतु व्योम मित्र नामक रोबोट किस संगठन ने विकसित किया है? ये क्या? इसरो ने। कब क्या? इसरो ने। गगनयान मिशन हेतु व्योम मित्र नामक रोबोटिक किस संगठन ने विकसित किया? तो इसरो ने। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, भारत में संघ न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत में संघ न्यायालय का स्थापना भारत शासक अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत में संघ न्यायालय का स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संघ न्यायालय का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 9वीं अनुसूची में पुनः स्थापित किया गया था? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। पर आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है तो आध्यात्मक सरकार। भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है? आध्यात्मक सरकार। भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है? तो आध्यात्मक सरकार विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 पर आएंगे। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार कब किया? भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को स्वीकार कब किया? तो ये 22 जुलाई 1947 को। कब किया? 22 जुलाई 1947 को किया। भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कथन ए में भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। सही है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के मान्यता प्रदान करता है, ये भी सही है। तो कथन और कारक दोनों सही है, परंतु आर्य का सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कौन सा राज्य सूची से संबंधित है? कौन राज्य सूची से संबंधित है? तो कारागार क्या हो जाएगा? राज्य सूची से संबंधित है कारागार।
राज्य सूची से संबंधित है। कारागार, लॉटरी, जुआ राज्य सूची से, कौन राज्य सूची से विषय संबंधित है? तो कारागार राज्य सूची का विषय है। लॉटरी जुआ भी राज्य सूची का ही विषय है। जनगणना और बीमा ये संघ सूची का विषय है। जनगणना और बीमा ये संघ सूची का विषय है। तो 67 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, कौन सा पश्चिम क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत नहीं आने वाले राज्य हैं? पश्चिम क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो राजस्थान पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का अंतर्गत नहीं आता है, ये उत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है राजस्थान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, किस आयोग का गठन संघ तथा राज्य के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था? क्या हो जाएगा? सरकारिया आयोग। कौन सा हो जाएगा? सरकारिया आयोग। किस आयोग का गठन संघ तथा राज्य के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था? सरकारिया आयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 243 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? तो 2003 में मैथिली भाषा को 8वीं सूची के अंतर्गत 2003 में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 पर आएंगे। क्वेश्चन 72 देखिए, संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ये किया गया था 1968 में। कब किया गया था? 1968 में। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1968 में। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1968 में। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संशोधन के द्वारा किया गया है? तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान के? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? वित्त आयोग एवं योजना आयोग को परस्पर विलय का प्रस्ताव वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था एम.बी. माथुर ने। मुकुट बिहारी माथुर ने, मुकुट बिहारी माथुर ने, किसने? मुकुट एम.बी. माथुर का फुल नाम हो जाएगा मुकुट बिहारी माथुर ने। मुकुट बिहारी माथुर ये हो जाएगा एम.बी. माथुर। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? एम.बी. माथुर ने। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो मौलिक तो क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो परमादेश के द्वारा। किसके द्वारा? परमादेश के द्वारा किया जाता है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार परमादेश याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे, जनहित याचिका किसके द्वारा आयोजित की जा सकती है? जनहित याचिका किसके द्वारा? किसी भी व्यक्ति के द्वारा। जनहित याचिका किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसी भी व्यक्ति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी या ओल्ड लेडी गांधी भी कहते हैं? बूढ़ी गांधी या ओल्ड लेडी गांधी भी कहते हैं। मातंगनी हजारा को, इसे गोली मार दिया था अंग्रेजों ने, शहीद हुआ था। इसका कलकत्ता में जो है कि झंडा को लिए हुए मूर्ति बनाया गया है मातंगनी हजारा का ही, हाजरा का, मातंगनी हाजरा। बूढ़ी गांधी या लेडी ओल्ड लेडी गांधी या बूढ़ी गांधी किसे कहते हैं? मातंगनी हाजरा को। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से। किसे किया गया? ऑस्ट्रेलिया से। कहा कि व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया? व्यापार वाणिज्य ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावनाओं में कितने प्रकार की समानता है? भारतीय संविधान के प्रस्तावनाओं में 2 प्रकार की समानता है। समानता 2 प्रकार का, न्याय हो जाएगा, न्याय 3 प्रकार का, 5 प्रकार का हो जाएगा स्वतंत्रता 5 प्रकार का, और 1 प्रकार का बंधुत्व हो जाएगा। बंधुत्व 1 प्रकार का हो जाएगा, न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार का और समानता 2 प्रकार का। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर 9.6% प्राप्त की है? ये हो जाएगा 2006, 2007, 2006 और 2007 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर 9.6% प्राप्त की है? 2006-07 में। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो नाबार्ड का स्थापना 1982 में किया गया। तो 82 जोड़ लीजिए, किस पंचवर्षीय योजना में आएगा? तो छठी पंचवर्षीय योजना में। नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी 1982 में। क्वेश्चन नंबर 83 पर आएंगे। कह रहा है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये नई दिल्ली में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 84 के मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? मानव विकास रिपोर्ट UNDP मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है UNDP। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? RBI का गवर्नर। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? RBI का गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो वर्चुअल मेमोरी। क्या कहा जाता है? वर्चुअल मेमोरी। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 87 पर आएंगे। वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+W का। किसको किया जाता है? Ctrl+W का। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास वन नाइट एट द रेट द सेल इंटाइट के लेखक कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा चेतन भगत। कौन हो जाएगा? चेतन भगत। प्रसिद्ध उपन्यास वन नाइट एट द रेट द सेल इंटाइट के लेखक कौन हो जाएगा? चेतन भगत। क्वेश्चन नंबर 89 पर आएंगे। कहा कि समीर बी कामत का संबंध किस क्षेत्र से है? समीर बी कामत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। समीर बी कामत रक्षा मंत्रालय संबंधित है। समीर बी कामत रक्षा मंत्रालय संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, कौन सा क्रिकेट का एक टूर्नामेंट नहीं है? क्रिकेट का एक टूर्नामेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा इंडियन सुपर लीग। ये क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं है। इंडियन सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी क्रिकेट संबंधित है। इंडियन प्रीमियर लीग ये क्रिकेट संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट संबंधित है। इंडियन सुपर लीग ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, उड़ती अप्सरा चित्रकला किस गुफा की उत्कृष्ट कृति है? उड़ती अप्सरा चित्रकला किस गुफा की उत्कृष्ट कृति है? तो ये हो जाएगा अजंता का। किसका? अजंता का। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, हिंदू मंदिर का कौन सा भाग प्रमुख देवता के लिए सबसे भीतरी कक्ष होता है? ये NTPC 2025 में पूछा है। तो ये हो जाएगा गर्भगिरी। कहता है हिंदू मंदिर का कौन सा भाग प्रमुख देवता के लिए सबसे भीतरी कक्ष होता है? तो गर्भगिरी, भीतरी गर्भगिरी। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, भारत में प्रथम फायर पावर कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में प्रथम फायर पावर कहाँ स्थापित किया गया है? यह क्या? उड़ीसा में। भारत में प्रथम फायर पार्क भारत में प्रथम फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 94 पर आएंगे। ओलंपिक में महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये हो जाएगा साक्षी मलिक। कौन हो जाएगी? साक्षी मलिक। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, ट्रोपैक्स क्या है? ट्रोपैक्स क्या है? भारत की तीनों सेनाओं के मध्य सैन्य अभ्यास को ट्रोपैक्स कहते हैं। भारत के तीनों सेनाओं के मध्य सैन्य को क्या कहते हैं?
भारत के तीनों सेनाओं के मध्य सैन्य अभ्यास को ट्रोपैक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 पर आएंगे। औसत्य चुनने के लिए बोला जा रहा है। विश्व वन्य जीव दिवस का थीम है वन्य जीव संरक्षण वित्त लोगों और ग्राम्य निवेश। वन्य जीव विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम है वन्य जीव संरक्षण वित्त लोगों को ग्राम में निवेश के लिए। ऑप्शन बी देखिए, विश्व महिला दिवस 8 मार्च को, ना कि 10 मार्च को, यही गलत है। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम है आर्थिक सशक्तिकरण और लैंगिक समानता। आर्थिक सशक्तिकरण और लैंगिक समानता सही है थीम, गलत था। 10 मार्च ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, यही औसत्य था। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम है वन और भोजन। विश्व वन दिवस 21 मार्च को, इसका थीम है वन और भोजन। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम है हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हो, निवेश करें, परिणाम दें। यही क्वेश्चन 23 तारीख को ग्रुप डी में 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। करंट अफेयर्स में थीम पूछा गया था, ये विश्व क्षय रोग दिवस का थीम पूछा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो जय शाह को। किसे किया गया, जय शाह को सम्मानित किया गया। इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, जय शाह को। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, खीर भवानी मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 99 पर आएंगे। किशन महाराज किस घराने से संबंधित है। किशन महाराज जो है कि किराना घराना से, किशन महाराज किराना घराना संबंधित है। किशन महाराज किराना घराना संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100 पर आएंगे। 52वां G7 का आयोजन कब होगा। 52वां G7 का आयोजन कब होगा, तो ये 2026 में होगा। कहाँ होगा, 2026 में होगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, लोकतंत्र 2025 सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। भारत का स्थान 100 है। लोकतंत्र 2025 सूचकांक में भारत का स्थान 100 है। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, कौन सी संस्था अंतरिक्ष में AI डाटा सेंटर स्थापित करेगी। कौन सा संस्था, तो गूगल जो है कि अंतरिक्ष में AI डाटा सेंटर स्थापित करेगा गूगल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, वंदे मातरम की कौन सी वर्षगांठ 2025 में मनाई गई। 150वीं वर्षगांठ वंदे मातरम का मनाया गया 2025 में। क्वेश्चन नंबर 104 पर आएंगे। 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया, भद्रेश स्वामी को। 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो भद्रेश स्वामी को। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, राम जी बिल 2025 जिसने मनरेगा का स्थान लिया है के तहत प्रतिवर्ष कितने दिनों का रोजगार कानूनी रूप से गारंटीकृत है। 125 दिन। कितना, 125 दिन का पहले 100 था, अब से 125 दिन कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, ज्ञानदीप पोर्टल से संबंधित कथन पर विचार करें। तो यह पोर्टल बिहार सरकार द्वारा संचालित एक ऑनलाइन मुक्त शिक्षा का प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन शिक्षा का प्लेटफॉर्म है, ये सही बात है। यह पोर्टल ज्ञानदीप पोर्टल, यह पोर्टल बिहार सरकार द्वारा संचालित एक ऑनलाइन मुक्त शिक्षा का प्लेटफॉर्म है, ये सही है। यह लाभकारी समूह और EWS के बच्चे के लिए निजी स्कूल में 25% सीटों पर मुफ्त प्रवेश देगा, ये भी सही है। आवंटित स्कूल में प्रवेश होने के दौरान स्कूल का खर्च स्थानीय सरकार वहन करेगी, ये भी सही है। यानी ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा, 1 2 3 सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, NEFT से क्या तात्पर्य है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र NEFT का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। तो सेठ प्रशांत सिंह का था। तो इसका आज का मोटिवेशन लाइन है, क्यों डरें ज़िंदगी में कि आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन कैसा लगा, तो अच्छा लगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए, और जो भी फ्रेंड्स नहीं आते वो बिल्कुल आया कीजिए। और 2 तारीख से, जैसा कि आप लोग को पता है कि 15 दिन तक करंट अफेयर्स चलेगा, इसका टाइम आप लोग को बता दिया जाएगा। तो जो भी फ्रेंड्स आना चाहते हैं आ सकते हैं 15 दिन करंट अफेयर्स के लिए, अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।